हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, पीआरटी, सी टेट अन्य सभी टीचिंग एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। अभी तक अराउंड 400 क्वेश्चंस हम अपनी पहले की सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह क्या है? आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी इतिहास में सबसे बड़ा विलोपन डायनासोर का है। यह विलोपन हुआ लगभग, डायनासोर का जो विलोपन हुआ है वह लगभग ऑप्शन ए 10 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, ऑप्शन बी 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, या ऑप्शन सी 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, या ऑप्शन डी है 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो डायनासोर का जो विलोपन है वह लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर का विलोपन हो गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक जाति के हटने से होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में यदि एक जाति को हटा दिया जाए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक जाति को हटा दिया जाए तो क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, निकटतम पारिस्थितिकी तंत्र से अन्य जातियां आ जाएंगी, या उस तंत्र का ऊर्जा प्रवाह क्षतिग्रस्त हो सकता है तथा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है। ऑप्शन डी है थोड़ी हानि होगी। तो यदि एक पारिस्थितिकी तंत्र में से उसमें से किसी एक जाति को पर्टिकुलर पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन कर लेंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उस तंत्र का ऊर्जा प्रवाह क्षतिग्रस्त हो सकता है तथा संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की विशाल जैव विविधता, ऑप्शन ए जैव प्रौद्योगिकी के सुधार के साथ बढ़ती है, ऑप्शन बी है संरक्षण तकनीकी के सुधार के साथ बढ़ती है, या ऑप्शन सी है तीव्रता से विलुप्त हो रही है, ऑप्शन डी है स्थिर है। जो पृथ्वी की विशाल जैव विविधता है वह कैसी है? यानी कि जब जैव प्रौद्योगिकी में सुधार होता है तो वो बढ़ जाती है, या तकनीकों के साथ में ये बढ़ती है, या तीव्रता से विलुप्त हो रही है, या स्थिर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वर्तमान में जो पृथ्वी की विशालतम जैव विविधता है वह धीरे धीरे विलुप्ति की ओर जा रही है, इसलिए संरक्षण की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय में जैविक विविधता को कहते हैं। एक समुदाय में जो जैविक विविधता होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, आज के जो हमारे 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके सारे के सारे लगभग जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बेस्ड ही जो है तैयार किए गए हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैव विविधता को आप पहले अगर चाहें तो थ्योरी क्लास ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो समुदाय में जैव विविधता को कहते हैं ऑप्शन ए अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, या उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो प्रश्न का पूछने का कह सकते हैं तरीका है वह यह है कि जो जैविक विविधता है उसे किस में मापा जाता है, किस में मापा जाता है। अब इस मापे जाने को ही हम क्या कहेंगे कि किस में मापते हैं, उसके समुदाय की विविधता को अल्फा में, बीटा में, गामा में किस में देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि अल्फा विविधता। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार जाति की वर्तमान विलोपन दर निकटतम है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो वर्तमान में जातियों का विलोपन हो रहा है उसकी दर कितने निकटतम है? ऑप्शन है भूवैज्ञानिक भूतकाल के समान है, जाति विलोपन की पिछली दर से तुलना में 1000 से 10,000 गुना अधिक है, या ऑप्शन सी है जाति विलोपन की पिछली दर की तुलना में 100 गुना से अधिक है, या ऑप्शन डी है अभी तक आकलित नहीं है, मतलब अभी आकलन नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि जाति विलोपन की पिछली दर की तुलना में 1000 से 10,000 गुना अधिक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक विविधता है,
आनुवांशिक विविधता है? ऑप्शन ए व्यक्ति या जीव में उपस्थित भिन्न जीन, ऑप्शन बी है जाति में उपस्थित भिन्न जीन, यानी कि एक व्यक्ति में और एक जाति में जो उपस्थित भिन्न जीन हैं उन्हें आनुवांशिक विविधता कहते हैं, या एक ही जाति में जो अलग अलग भिन्न जीन पाए जाते हैं उन्हें आनुवांशिक विविधता कहते हैं, या ऑप्शन सी है जनसंख्या में उपस्थित भिन्न जीन जो होते हैं, अलग अलग जीन जो जनसंख्या में पाए जाते हैं उसे आनुवांशिक विविधता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि जातियों में उपस्थित भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीन होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता कहते हैं। अगला प्रश्न है जैव विविधता के तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट, जैव विविधता के तप्त स्थलों का तथ्य विकसित किया गया, या सीधे से अगर आपसे पूछा जाए तो इस पूरी लैंग्वेज का सिर्फ एक ही है आंसर कि जो जैव विविधता है इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी, हॉट स्पॉट की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी। ऑप्शन ए है 1998 में नॉर्मन मेयर के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन बी है 1935 में टेंसले ने दी थी, या ऑप्शन सी है 1956 में जिम कार्बेट द्वारा दी गई थी, या ऑप्शन डी है इस प्रकार का कोई तथ्य नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि इस प्रकार का कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में जो है हॉट स्पॉट हैं। अब उनकी संख्या कितनी है ये मुझे आप जो आगे का वीडियो आएगा उसमें मैं इसका जो आंसर है वो रिलीव करूँगी, और उसके साथ साथ आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि कुल कितने हॉट स्पॉट हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो जाएगा कि आप हॉट स्पॉट्स की संख्या कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1998 में नॉर्मन मेयर के द्वारा हॉट स्पॉट की संकल्पना दी गई थी। और एजी टांसले ने 1935 में क्या दिया था, तो पारिस्थितिकी तंत्र इको सिस्टम की संकल्पना किसने दी थी, तो इको सिस्टम की संकल्पना दी थी 1935 में एजी टांसले ने। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कितने स्थलीय तप्त स्थलों की पहचान की गई है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या आ गया है कि पूरे विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कितने स्थलीय तप्त स्थलों की पहचान की गई है, मीन्स कितने हॉट स्पॉट हैं। ऑप्शन ए है 12, बी है 100, सी है 75 और डी है 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वह है 25, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनसे मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो यहाँ पर ये डाटा आई थिंक श्योर नहीं हो सकता है, इसलिए आप इसको जो है गूगल करेंगे और फिर बताएंगे कि जैव विविधता कितने हॉट स्पॉट हैं, और अगर ये डाटा ठीक है तो भी आप बताएंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जब हम उच्च से निम्न ऊंचाई की ओर जाते हैं तो जाति विविधता में वृद्धि होती है, जाति विविधता में ह्रास यानी कि कमी होती है, जाति विविधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जाति विविधता या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि जब हम क्या करेंगे उच्च स्थान से और निम्न स्थान की ओर आएंगे, निचाई की ओर आएंगे, सॉरी यहाँ पे क्या कहा गया था, जब हम उच्च से निम्न ऊंचाई की ओर आएंगे तो क्या होगा, जो जाति विविधता है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है जैविक विविधता घटेगी जब हम चलेंगे। जो जैविक विविधता है वह घटेगी जब हम चलेंगे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, उच्च से निम्न ऊंचाई की ओर, या उपरोक्त सभी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे तो जैव विविधता घटेगी। अभी इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है थोड़ा सा वह समझ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि ये आपका हो गया ग्लोब, बीच में होगी आपकी कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो जो जैव विविधता है वह सबसे ज़्यादा, ये हो गया आपका ऊपर कर्क रेखा और नीचे हो गई मकर रेखा, नीचे कौन सी हो गई, मकर रेखा। अब जो आपकी जैव विविधता है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, यदि आपसे ये पूछा जाए तो ये कर्क रेखा के बीच, भूमध्य रेखा से और कर्क रेखा के बीच में, और उधर भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच में जो ये स्थल होता है इसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और जैसे जैसे हम इसके ऊपर क्रॉस होते जाते हैं तो ये घटती है, क्या होती है, धीरे धीरे इसकी जैव विविधता घटती चली जाती है। तो आप याद रखेंगे कि अगर हम ध्रुवों की ओर चलेंगे तो जैव विविधता घटेगी, अगर हम भूमध्य रेखा की ओर चलेंगे, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलेंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है छठा विशाल विलोपन संभवतः होगा।
छठा, विशाल विलोपन संभवतः होगा। ऑप्शन ए नगरीकरण के द्वारा, ऑप्शन बी प्रदूषण द्वारा, ऑप्शन सी आवास के ह्रास द्वारा, ऑप्शन सी मानव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को क्षतिग्रस्त करने के कारण। यानी कह सकते हैं कि जो अब छठवीं बार पृथ्वी में उथल फुथल होगी, सारी चीज़ें विलोपित होंगी, सृष्टि दोबारा से प्रलय एक तरीके से बोल सकते हैं आएगी, तो वो किस कारण से आएगी, उसका मुख्य कारण क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी मनुष्य द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में क्षतिग्रस्त होने के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के 25 तप्त स्थलों में से भारत में स्थित 2 हैं, उत्तरी हिमालय तथा अंडमान निकोबार, पश्चिम हिमालय तथा पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा उत्तरी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय। तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि भारत में जो है 4 हॉट स्पॉट हैं, पूरे विश्व में कितने हैं ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो जो 4 हैं उनमें से जो 2 हैं, मुख्य आपके 2 हैं, उनमें से कौन सा यहाँ पर आपको जो है चुनना है, 2 कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। इसके साथ आपका सुंडोलैंड और इंडोवर्मा, ये 2 मिलाकर के 4 आपके जैव विविधता यानी कि हॉट स्पॉट हो जाते हैं, जिनमें मुख्य कौन है जो पूरी तरीके से भारत के अंतर्गत हैं, तो वह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है, गामा विविधता किसकी विविधता है। गामा विविधता किसकी विविधता है। ऑप्शन ए कुल दृश्य भूमि या भौगोलिक क्षेत्र पर आवासों की विविधता, ऑप्शन बी है एक ही आवास या समुदाय के भागीदारी जीवों की विविधता, ऑप्शन सी है समुदाय के बीच की विविधता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो गामा विविधता है उसके अंतर्गत कौन सी विविधता का मापन किया जाता है, कौन सी विविधता आती है। तो गामा विविधता के अंतर्गत जो आती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि कुल दृश्य भूमि या भौगोलिक क्षेत्र पर जो आवासों की विविधता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, गामा विविधता। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए इसे इस तरीके से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। संकटापन्न प्राणियों तथा प्राणी भागों के व्यवसाय की रोक पर अंतर्राष्ट्रीय संधि 1975 में प्रभाव में आई, इसे कहते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संधि 1975 में प्रभाव में आई थी संकटापन्न प्राणियों की भागों के व्यवसाय की रोक पर, जो हमारी ऐसी जातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं उनके व्यवसायों पर रोक के लिए एक संधि बनाई गई थी 1975 में। इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संकटापन्न प्राणियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा एंड इसके बाद तीसरा ऑप्शन भी है आपके सामने, तीसरा है विश्व वन्य जीव संगठन। ये ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो संकटापन्न जातियों के व्यापार पर रोक लगाने के लिए जो संधि बनाई गई थी वो कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सी संधि बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि CITES। इसका फुल फॉर्म भी आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर कर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जाति के विलोपन को कहते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जो जातियों का विलोपन हो जाता है उसे क्या कहते हैं। विशाल विलोपन, मानव रूपांतरण, मानवोद्भव विलोपन या इनमें से कोई नहीं। तो मानवीय क्रियाओं के द्वारा होने वाले जातीय विलोपन को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि मानवोद्भव विलोपन, क्योंकि किसके द्वारा विलोपन हो रहा है, मानव जातियों के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जैव विविधता का स्वास्थानीय संरक्षण यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन स्वास्थानीय संरक्षण है। देखिए इन सीटू का मतलब होता है जो चीज़ें कह सकते हैं एक तरीके से किसी चीज़ के अंदर संरक्षित की जाए, जिसमें सभी का आना जाना संभव ना हो, और कुछ ऐसी चीज़ों में संरक्षण किया जाए, ऐसी जगहों में जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आसानी से आ जा सकता है। तो इन सीटू का यहाँ पर पूछा गया है। स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण स्वास्थानीय संरक्षण है। पवित्र वनों का संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ इन सीटू का आपसे एग्जाम्पल पूछा गया है, जैव विविधता में स्वास्थानीय संरक्षण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि कह सकते हैं चाहे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण स्वास्थानीय संरक्षण कहलाएगा, पवित्र वनों का संरक्षण हो या राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो, तो ये सभी कैसे हो जाएंगे, इन सीटू। अब अगर आपसे
आउट सीटू पूछ लें या कह सकते हैं अप स्वस्थाने और अपस्थाने, तो उसमें कौन सा आ जाएगा? जैसे आपके चिड़ियाघर वगैरह है वहाँ पर हम लोग आसानी से आ जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में हम नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर हमें जाने की अनुमति नहीं होती कि हम प्रत्येक भाग में जा कर के देख सकें। अगला देखेंगे, भारत में स्थानिकता में समृद्ध क्षेत्र है। भारत में स्थानिकता में समृद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व भारत, पश्चिमी घाट तथा उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी हिमालय। ऑप्शन बी है पूर्वी भारत, बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी हिमालय। इसके बाद ऑप्शन सी है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए बहुत आसानी से समझिएगा। उत्तर पूर्व भारत, मन्नार की खाड़ी तथा पूर्वी हिमालय। उत्तर भारत, पश्चिमी घाट तथा रन ऑफ कच्छ। तो प्रश्न क्या था आपसे? प्रश्न आपसे ये किया गया था कि स्थानिकता में समृद्ध क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तर पूर्व भारत, पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी हिमालय। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के अंत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन 20वीं शताब्दी के अंत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक और विश्व वन्यजीव कोष के विकासशील विश्व में सभी देशों के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसमें इनके वनों का कुछ प्रतिशत परिरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए या निश्चित किया गया था। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी है 40%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप अपने उत्तर का फटाफट से चयन कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 10% जो है परिरक्षित क्षेत्र इसके अंतर्गत रखा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित सेट नहीं है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिनमें से 3 सुमेलित होंगे और 1 सुमेलित नहीं होगा। जैव विविधता का तप्त स्थल पश्चिमी घाट है। विस्तृत जैव विविधता भारत में है। पारिस्थितिक जैव विविधता स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों में उपस्थित भिन्न जातियों का जाल है। या ऑप्शन टी है, जैव विविधता ह्रास प्रमुख कारण प्राकृतिक है। मतलब जैव विविधता के ह्रास होने का, घटने का जो प्रमुख कारण है वह प्राकृतिक है। इसके पहले ऑप्शन आपको ये कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी में क्या कहा गया था? ऑप्शन नंबर सी में ये कहा गया था कि पारिस्थितिकी जैव विविधता जो है वह स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों में उपस्थित भिन्न जातियों का जाल है। ऑप्शन बी था आपका विस्तृत जैव विविधता भारत में है। या जैव विविधता का तप्त स्थल पश्चिमी घाट है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत केयरफुली आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, जैव विविधता के लिए पश्चिमी घाट अभी अभी आपने पढ़ा था, पता ही है। भारत में जैव विविधता संपन्न है, बिल्कुल है। और पारिस्थितिक जैव विविधता किसे कहते हैं? तो एक ही स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्रों में उपस्थित भिन्न जातियों के जाल को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी जैव विविधता कहते हैं। लेकिन जैव विविधता के ह्रास का, निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह प्राकृतिक नहीं बल्कि कैसा है? मानव द्वारा की जा रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके सभी टीचिंग एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस के माध्यम से आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा बनाएंगे, जिसका रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।